तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। केमिस्ट्री की क्लास में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपसे आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, गुणित अनुपात का नियम। शायद आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ा होगा। गुणित अनुपात का नियम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बोले हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने गुणित अनुपात का नियम, जिसे क्या कहा जाता है सर? जिसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने इसको कई बार देखा होगा, लॉ ऑफ, ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो बोले हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये गुणित अनुपात का जो नियम है स्टूडेंट्स, ये किस चीज से संबंधित है? यदि आपको पता है तो आप एक आध एग्जांपल देके मैसेज कर सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। जी, क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? इसके एग्जाम्पल यदि आपसे चर्चा की जाए, क्योंकि 11th क्लास में आपने ये काफी कुछ पढ़ा है इसके बारे में। जी, यदि आप कुछ भी जानते हो तो बताइए। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि भैया मल्टीपल प्रोपोर्शन जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्चुअल में ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, यदि हम इसको, ठीक है, समझने की कोशिश करें तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कहीं लिखा रहता है एनओ, लिखा रहता है एनओ, एनओ लिखा है। बोले हाँ, कई बार एनओ लिखा है। कई बार आपने देखा होगा NO2 लिखा होता है। इसको हम लोग एक ही साथ लिखते हैं पहले भी। कभी आपने देखा होगा NO लिखा होता है, कभी NO2 लिखा आपने देखा होगा। या फिर आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार जो है, ठीक है, वो N2O लिखा देखा, या ऐसा देखा होगा आपने OH लिखा देखा होगा, या आपने H2 लिखा देखा होगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा है लिखा हुआ। बोले हाँ, बिल्कुल देखे हैं। कोई भी एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें तो यदि मैं सिर्फ NO की ही चर्चा करूं और NO2 की यदि मैं यहां पर चर्चा करूं, ठीक है, तो जरा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन का जो वेट है वो आपको बताना पड़ेगा मुझे। मैसेज करिए, नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो कितना होता है? नाइट्रोजन का वेट जी कितना होता है स्टूडेंट? नाइट्रोजन का वेट, तो सर नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 7 ग्राम, 7 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? नाइट्रोजन 7 नहीं होता? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, बोल सर 7 तो एटॉमिक नंबर होता है, 14 होता है एटॉमिक मास। वेरी गुड, चलिए करेक्ट आंसर दिए बच्चों ने। चलिए ऑक्सीजन का बता दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? ये जो हम जो लिख रहे हैं ना, ये एटॉमिक मास होता है, इसे एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे आपका वजन होता है वैसे ही नाइट्रोजन का वजन है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है वजन? ऑक्सीजन का वजन होता है 16। बोले जी बिल्कुल 16 होता है। चलिए, क्लियर हो गया। अब ठीक है, इसको और, ठीक है, क्लैरिफाई यदि करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो NO2 है, तो नाइट्रोजन का वजन कितना होगा सर? नाइट्रोजन का तो 14 ही होना है, कोई बात ही नहीं है। 2 ऑक्सीजन लिखे सर, यहां पर 2 ऑक्सीजन लिखे, तो 2 ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए भाई 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के कितने होंगे? 32 होंगे। ऑब्वियसली बात भी है, कितना होना चाहिए? 32 होगा। चलिए 32 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पर आप यदि देखेंगे दोनों में आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? दोनों में कुछ आपको, ठीक है, एक कॉमन बात समझ में आती होगी। क्या समझ में आ रहा दोनों में आप लोगों को? तो सर दोनों में हमें एक चीज यहां पर यह समझ में आ रही है कि इनके बीच में एक क्या चल रहा है? गुणित अनुपात का नियम चल रहा है। गुणित अनुपात का एक क्या चल रहा है? नियम चल रहा है। वो सर गुणित अनुपात का नियम का मतलब क्या हुआ? यदि आप इन रेशो को क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश करें, ये जो नियम है, ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग यदि आप इनको कंपेयर करोगे तो क्या लग रहा है आप लोगों को यहां पर नियम में कि सर जो CO है हमारे पास में, या
जो NO है हमारे पास में और ये NO2 है, दोनों में क्या आपको अलग अलग अंतर नजर आ रहा है? कोई बता सकता है? अंतर क्या होगा दोनों में, कुछ खास अंतर? तो सर ये लगभग जो है ये 14 है, दोनों यदि भाग देंगे तो सर 14 ही होगा। जरा ध्यान देंगे तो सर 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, लगभग वो 1:1 का ही अंतर चल रहा है क्या? लगभग 1:1 का ही अंतर चल रहा है क्या? लगभग यदि डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो 14 का पहाड़ा पढ़ो, 14 वन जा 14, 14 वन जा 14, लगभग 1:1 का रेशो चल रहा है। अब यहां पर जरा करके देखो, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, तो लगभग ये 32 लिखा 28 के आसपास ही है। एक राउंड फिगर यदि हम माने तो, राउंड फिगर मान रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये नजर आता होगा ये दोनों लगभग सेम है। NO जो है वो लगभग क्या है, सेम है, मतलब उसमें 1 रेशो का चल रहा है। और NO2 जो है वो उसमें कहां तक पहुंच गए हम लोग, 2 तक पहुंच गए हैं। मतलब ये 1 रेशो क्या है, 1 है। और ये क्या चल रहा है, यदि दोनों को कंपेयर करेंगे तो सर ये NO2 को यदि हम कंपेयर करेंगे दोनों को एक दूसरे से, तो यहां पर क्या होगा, ये 1 रेशो क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो इसमें क्या एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, नहीं चल रहा? देखो क्या यहां पर चीजें मल्टीप्लाइंग में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। बोले सर बिल्कुल आ रही है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। बोले यस, क्लियर है, पॉसिबिलिटीज है। अब यदि मैं आपको यही जो बात है ये आपको मैं और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूं, ऐसे भी समझ सकते हैं इसे हम लोग, और चाहे तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर N और O लिखा है, तो N प्लस O, N प्लस O से क्या हो गया, NO बना। तो नाइट्रोजन का वजन कितना होता है सर, नाइट्रोजन का वजन होता है 14 ग्राम। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है सर, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। उससे NO बना, तो मतलब दोनों का वेट आपस में प्लस हो जाएगा। तो दोनों का वेट आपस में प्लस करो जरा, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है दोनों का वेट? जी, प्लस करो, कितना हो रहा है दोनों का वेट? सर दोनों का वेट जो हो रहा है वो हो रहा है 30 ग्राम। क्लियर है क्या? दोनों का जो वजन है वो कितना हो रहा है, 30 ग्राम हो रहा है। तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है यहां पर, ठीक है। चलिए ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं। Na प्लस O2 लिखा हुआ है, Na प्लस क्या लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ है। तो Na का वेट कितना है? तो सर Na का वेट जो है वो 14 ग्राम है। O2 का वेट कितना होगा? ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, अभी एक ही ऑक्सीजन था, अब 2 ऑक्सीजन हो गए। तो O2 का वेट कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। बोलिए यस सर। तो NO2 का वेट कितना होगा फिर इस हिसाब से, दोनों को यदि आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का वेट मिलाओगे तो बताइए, दोनों का यदि आप वेट करोगे सर ये 46 हो रहा है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, 46 ग्राम होगा, ठीक है। अब दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में नाइट्रोजन एक ही है और यहां भी नाइट्रोजन एक ही है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो इनका तो कोई रेशो बनेगा नहीं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, सिर्फ ऑक्सीजन और O2 का रेशो बनेगा, क्योंकि NO और NO2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन, ऑक्सीजन का रेशो बता रहे हैं NO और NO2 में। तो ऑक्सीजन कितना है यहां पर जरा देखो, ऑक्सीजन जो है हमारा वो आपको कितना नजर आ रहा है यहां पर, ऑक्सीजन कितना नजर आ रहा है, उसका वेट यदि हम निकालेंगे तो सर ऑक्सीजन जो है उसका वेट जो है सर क्या है, वो 16 ग्राम है, मतलब ये 16 ग्राम होगा। और O2 का कितना है सर, O2 का जो है वो कितना होगा, 32 होगा। तो ये सर 32 हुआ, ग्राम से ग्राम कटा, 16 वन जा 16, 16 टू द 32। तो 1:2 का क्या चल रहा है आपस में, रेशियो चल रहा है। बोले जी बिल्कुल सर चल रहा है रेशियो यहां पर बीच में। तो ये जो तरीका है जो मैंने आपको यहां पर बताया हूं, ये क्या है, जो आपने अभी देखा है ये क्या है स्टूडेंट्स? तो सर ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी हमारी, जो एक्सप्लेन करेगी कि यहां पर क्या हो रहा है, गुणित अनुपात का नियम लग रहा है, ठीक है। याद रखिएगा गुणित अनुपात का नियम है ये। अब इसको जरा लिख लेते हैं कि ये गुणित अनुपात का जो नियम होगा वो, ठीक है, कैसे माना जाएगा कि यही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, ये जो हमारा गुणित अनुपात का नियम है, ये जो गुणित अनुपात का नियम होगा स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे मानेंगे कि हाँ यही गुणित अनुपात का नियम होगा।
उस पर भी जरा डिटेल में चर्चा करते हैं, डेफिनेशन के साथ उसको लिखने की कोशिश करेंगे और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मल्टीपल प्रोपोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स combine with each other to form more than one compound, the weights of one element that combine with a fixed weight of the other are in a ratio of small whole number। एक हमें क्या देखने को मिलता है वहां पर, एक रेशियो देखने को मिल जाता है। बोले हाँ बिल्कुल सर। अब पेपर में ये है बात आपकी, आपने तो उससे समझ लिया इक्वेशन से कि यहां पर गुणित अनुपात नियम होगा या नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए कि जो गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, ये नियम किसने दिया? यदि आपको पता हो कि ये जो नियम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है जी, किसने दिया? क्या दो लोगों ने मिलकर दिए? क्या किसी एक ही सिंगल व्यक्ति ने इस नियम को दिया? जी, यदि आपको इनके बारे में कोई जानकारी यदि हो तो आप बिल्कुल बताइए। क्या इसको जॉन डाल्टन ने दिया या फिर इस नियम को किसी और व्यक्ति ने दिया? जी, एनीवन कोई गैस करना चाहता है कि ये जो नियम दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? डाल्टन की बर्जिलियस की दोनों? किसने दिया ये नियम? जी बताएं, किसने दिया ये नियम? बर्जिलियस ने दिया क्या? चलिए, तो स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा डाल्टन का, जॉन डाल्टन का नाम सुना है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। तो स्टूडेंट जॉन डाल्टन ने क्या दिया? सलाह दिया। डाल्टन ने क्या दिया? सिर्फ सलाह दिया था। तो डाल्टन ने क्या किया? एक सुझाव दिया और इस नियम को जो बनाया है, नियम का जो क्रेडिट जाएगा आपको, वो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का किसको? बर्जीलियस को। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बर्जीलियस है हमारे, ठीक है, बर्जीलियस ने इस नियम को बनाया था। किसके कहने पर बनाया था? जॉन डाल्टन के कहने पर क्या किया था? बर्जीलियस ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो बोले हाँ सर बिल्कुल बनेगा, हमसे पेपर में भी पूछा जाएगा। तो बर्जीलियस ने इस नियम को दिया था। चलिए, नियम भी आपको क्लियर हो गया कि भैया नियम कैसे दिया गया है। अब यदि मैं आपको, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यदि दे दूं कि भाई गुणित अनुपात के जो नियम है उन पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, H2O and H2O2 is a example of ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हमसे। ये जो H2O2, H2NO2 आपसे जाए, मान चलो H2NO2 is a example of law of conservation, ठीक है। दूसरा है हमारा, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ऑप्शन सी है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और डी नंबर का है आपका ऑल ऑफ दीज।
किसका होगा ये नियम? जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप? ओके, ऑप्शन सी होना चाहिए बोले करेक्ट आंसर। चलिए, जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है सी ही आपका क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी का मतलब होता है ये हमारा क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ही होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, गुणित अनुपात का ही नियम होता है। बोले हाँ बिल्कुल गुणित अनुपात का नियम होगा। तो इस तरीके से हमसे कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन बेस भी हमें यहां पर क्या मिल जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जरा देखते हैं और इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं जो हमसे पेपर में पूछे गए हैं अभी तक के। तो वो सारे क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब स्टूडेंट्स, डेफिनेशन यदि आपसे पेपर में यदि आती है और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज डिस्कवर, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, किसने डिस्कवर किया स्टूडेंट्स इसको, बर्जीलियस ने कि डाल्टन ने? जी, इसे बर्जीलियस ने बताया या डाल्टन ने बताया? सर तो बोले, आवाज नहीं आ रही है। तो बोले सर इसको जो बताने वाले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो किसने बताया था इसको, बर्जीलियस ने बताया था। ओके, मतलब H2O2 जो है, ठीक है, उदाहरण होगा ऐसा, H2O2 उदाहरण होगा। ये आपका क्वेश्चन है, H2S2 उदाहरण होगा। बोले हाँ बिल्कुल सर, यही इसका क्या माना जाएगा, उदाहरण माना जाएगा। तो सर बिल्कुल बनेगा बोले हमसे। अब स्टूडेंट्स, पेपर में काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आया तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, बिना मेहनत के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट, ठीक है, demonstrate, cannot demonstrate the law of multiple proportions। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, निम्न में से कौन सा उदाहरण, निम्न में से कौन सा उदाहरण गुणित अनुपात का नहीं होगा, गुणित, ठीक है, अनुपात, गुणित अनुपात का नहीं होगा, गुणित अनुपात का उदाहरण वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जो गुणित अनुपात में नहीं बनना चाहिए? चलिए चलिए, तो उदाहरण देख लेते हैं, कौन सा ऐसा नियम है जो गुणित अनुपात का नहीं होना चाहिए उदाहरण के अकॉर्डिंग। NO2, सेकंड CO2, C H2O2 और D Na2S और NaF। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये आपके चार उदाहरण आपको दिए गए हैं जो पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। इनमें से आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे जो गुणित अनुपात को नहीं दर्शाएगा? ओके, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। वाव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। क्या ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका या नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं।
तो आप लोगों को बिना पेन उठाए आपके आंसर मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा यहां पर क्या होगा समझना पड़ेगा। देखो शुरुआत में Na है, बोलो यहां भी Na है, तो रेशो क्या है, बढ़ते क्रम में है। देखो बढ़ते क्रम में है। H2 यहां भी है, H2 यहां भी है, यहां O है, यहां से O2 हुआ, यहां भी बढ़ते क्रम में है। यहां C है, यहां भी C है, यहां जो O है ये भी बढ़ते क्रम में है। यहां S है, यहां F है, दोनों तरफ सेम चीजें होना चाहिए, ये और ये जो है वो सेम सेम होना चाहिए। Na2S लिखा है तो यहां भी Na2 और कुछ होना चाहिए था, लेकिन F नहीं आया। देखो यहां F है क्या, यहां यदि S है तो यहां भी S ही होना चाहिए था, अलग अलग है दोनों। Na तो ठीक है, Na यहां भी मिल जाएगा, लेकिन यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू अलग अलग है, मतलब ये उदाहरण जो है वो अलग अलग है। तो बिना सॉल्व करे ही आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है, बिना सॉल्व किए। हाँ, यदि यही जो उदाहरण होता तो जैसे मान चलो ऐसा कुछ उदाहरण मैं आपको यहां पर दे देता, ठीक है, क्या हो जाता, ऐसा यदि एग्जांपल हो जाए, जैसे मान चलो N2 क्या लिखा था, S लिखा था, और मैं यही उदाहरण आपको बोल दूं N2 और S4 लिख दूं मान के चलो, तो फिर पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फिर हमें क्या करना पड़ता, सभी क्वेश्चनों को जरा एक बार चेक करना पड़ता कि भाई होगा कि नहीं होगा। तो फिर ये देखो ये भी N2 था, ये भी N2 था, तो ये कट गए, तो अब S और S4 बचा, मतलब ये भी बढ़ते क्रम में है, ये भी क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता, जैसे हमने अभी आपको इक्वेशन को सॉल्व करके बताया, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहां पर सॉल्व करने की तो कोई कंडीशन थी नहीं, डायरेक्ट ही आपको पहचान करना था। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, क्वेश्चनों की पहचान करना पड़ता है कि भाई कौन सा गुणित अनुपात होगा या नहीं होगा। ये कई बार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। SnCl2, ये सारे पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। SnCl4 सेकेंड ऑप्शन है हमारा, SO2 SO3, सी ऑप्शन है हमारा H2O H2O2, ऑप्शन डी है हमारा, ठीक है, Na2O और Na2, ठीक है, S। क्या होगा, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे अब, चलिए ऑप्शन नंबर डी के ही साथ जाना चाह रहे हैं अभी भी। अरे वाह, वेरी गुड भाई। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही आपका क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप यदि इसमें कंपेयर करके देखेंगे तो Sn यहां भी है, Sn यहां भी है, Cl जो है ये देखो ये बढ़ते क्रम में है, S यहां भी है, S यहां भी है, O2 से क्या हो गया O3 के फॉर्म में बढ़ते हुए, H2 यहां भी है, H2 यहां भी, ये भी बढ़ते क्रम में है। ये देखो Na2 है, यहां भी Na2 है, लेकिन यहां O है और यहां पर क्या हो गया S। O और S अलग अलग हो गए, अभी तक सभी सेम थे, Cl2 था, Cl4 था, O था, O भी था, यहां पर O है और यहां S है, मतलब ये ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या होगा आपका गलत माना जाएगा। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा सही, क्योंकि हमसे पूछा गया गुणित अनुपात का उदाहरण नहीं होगा, तो डी वाला नहीं होगा, बाकी जो है वो दो उदाहरण यहां पर क्या होंगे इसके आपसे माने जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, बन जाएंगे आप लोगों से। चलिए, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना होगा। चलिए अब दूसरे उदाहरण की ओर जरा चलते हैं। दूसरा हमारा जो उदाहरण है, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के साथ बढ़ लेते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द, ठीक है, साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मतलब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, गुणित अनुपात को, गुणित अनुपात, ठीक है, की
खोज किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है वो गुणित अनुपात की खोज की गई? अब जरा ऑप्शन सुनिएगा जो पेपर में दिए गए थे हमें। जे जे थॉमसन, क्या इसे जे जे थॉमसन ने बताया था? ठीक है, या इसके बारे में जॉन डॉल्टन ने बताया था, या इसके बारे में लुइस प्राउस्ट ने बताया था, या इसके बारे में एंटोनियो, ठीक है, लवाइजियर ने बताया था? किसने बताया था स्टूडेंट्स के बारे में? जो उदाहरण दिए गए हैं इस हिसाब से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे आप लोग? जी, आपको फिलहाल में यहां पर बर्जीलियस ऑप्शन में नहीं मिला है। बर्जीलियस यदि नहीं मिला है तो फिर किसके साथ जाना चाहेंगे आप? तो सर सुझाव भी देने वाला व्यक्ति माना जाता है कि भाई उसने डिस्कवर किया। जैसे मान चलो आप कोई सुझाव दे दो, चलिए, मतलब सुझाव वाले को भी यहां पर मान लिया जाएगा। तो बोले हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, जॉन डॉल्टन क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि बर्जीलियस हमें यहां दिया नहीं गया है और कोई एक ही मिलेगा, या तो जॉन डॉल्टन मिलेगा या तो आपको बर्जीलियस मिलेगा, दोनों आपको साथ में नहीं मिल सकते, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमसे पेपर में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताइए, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? अब यदि मैं यहीं पर यदि आपसे थोड़ी सी हिंट ले लूं कि भैया जो एंटोनी लेवॉइजियर आप देख रहे हो, ये डी वाला जो देख रहे हो, इसने क्या खोज निकाला था? कौन सा नियम बताया था इसने, जरा बताओ। इसने कौन सा नियम दिया था? एंटोनी लेवॉइजियर ने कौन सा नियम दिया था? जी, मैसेज करके बता दो, एंटोनी लेवॉइजियर ने कौन सा नियम दिया? किस नियम के बारे में बताया एंटोनी ने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, वेरी गुड। जी, इसने बताया कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। बहुत शानदार आंसर दिया गया है आपके द्वारा। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंटोनी ने क्या बताया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या बताया था? एंटोनी ने बताया था। चलो, लुइस पाउस्ट ने क्या बताया था? पता सबके बारे में होना चाहिए। लुइस पाउस्ट ने किसके बारे में बताया था भाई? आपको पेपर में दिया जाए कि लुइस प्राउस्ट जो है इन्होंने किसके बारे में बताया? जी, प्राउस्ट ने किसके बारे में बताया था? कौन सा नियम दिया था लुइस प्राउस्ट ने? जी, गैस करो। कौन सा नियम दिया था लुइस प्राउस्ट ने? स्थिर अनुपात का नियम। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आपके द्वारा। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था इसके द्वारा, लुइस प्राउस्ट के द्वारा। बोले यस, बिल्कुल सर, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे इसे कहा जाता है, कौन सा नियम कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन का नियम दिया गया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था इसके द्वारा। चलो, जे जे थॉमसन जो है, जे जे थॉमसन ने क्या दिया था, किसके बारे में बताया था? सबसे पहले नाम जे जे थॉमसन का ही लिया जाता। जे जे थॉमसन ने किसके बारे में बताया था? कुछ बताया था कि जे जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया? जे जे थॉमसन ने आज बल्ब का आविष्कार यही जे जे थॉमसन ने किया था क्या? और क्या किया था थॉमसन ने? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जी बोलिए। इसी ने किया था। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जे जे थॉमसन जो है ना, थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था किसने? थॉमसन ने। बोले हाँ, बिल्कुल सर, ठीक है। थॉमसन ने जो है
किसकी खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इसलिए तो जब भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, तो एक ट्रिक बनती है हमारी, ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी? पोगो ईंट पर नाच, पोगो ईंट पर नाच, ये हमारी ट्रिक होती है, पोगो ईंट पर नाच। अब पोगो ईंट पर नाच का मतलब क्या होगा? यदि आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन, जी, प्रोटॉन की खोज किसने किया, नाम में छुपा हुआ है, बताओ प्रोटॉन की खोज किसने किया, नाम में छुपा है उसका नाम, उसमें गोल्डस्टीन ने किया। ओके जी, और कोई? गोल्डस्टीन करेक्ट है क्या? बोले हाँ जी सर बिल्कुल करेक्ट है। तो गोल्डस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, किसकी खोज किया था? प्रोटॉन की खोज किए थे गोल्डस्टीन ने। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और कोई नाम तो नहीं आता प्रोटॉन की खोज में, कि यदि आपसे कोई पूछे भैया प्रोटॉन को और किसने डिस्कवर किया, कोई और तो नहीं है जी? प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? और कोई दूसरा नाम तो नहीं आता है? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी तो आता है क्या? प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड का भी तो योगदान है, नहीं है? चलिए, अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ ही लिया जाए कि भैया प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गोल्डस्टीन के साथ साथ में उसमें क्या होता है, रदरफोर्ड का भी नाम शामिल है। ठीक है, तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेपर का आपको हिंट बता दे रहे हैं, प्रोटॉन बाय डिस्कवर, या प्रोटॉन वॉज डिस्कवर बाय थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, किसने डिस्कवर किया था? सारे नाम आपको मिल जा रहा है, किसको लिखोगे? तो सर दो नाम हमेशा याद रखना है हमें, दो नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा। कौन? एक नाम सुना होगा आपने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सुना है क्या रदरफोर्ड का नाम? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सुना है? बोले जी बिल्कुल सुना है। तो सर हमें रदरफोर्ड भी नाम मिलता है और हमें गोल्डस्टीन नाम भी देखने को मिल जाता है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है, दोनों नाम हमें देखने को मिलते हैं, रदरफोर्ड भी और गोल्डस्टीन भी। तो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों हो सकते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो रदरफोर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ज्यादा माना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड का ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, बोले हाँ बिल्कुल सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स ई से क्या आता है, ई से क्या आता है हमारा? ई का मतलब क्या हो जाता है सर? ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है यहां पर? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? मैंने आपको अभी हिंट कर दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई? थॉमसन के द्वारा की गई। ओके ठीक है भैया, थॉमसन के द्वारा की गई, बोले इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, जे थॉमसन। मान लिया आपकी बात कि जे किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा किसकी खोज की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज की। क्या करेक्ट बात है क्या? बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट है, जे थॉमसन इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर माना जाता है। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किया। चलिए, अब यहां पर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, पी, पा से क्या होता है? परमाणु, पा से क्या होता है? परमाणु, जिसे हम लोग कहते हैं एटम, एटम कहते हैं। अब एटम की खोज किसने किया? एटम की खोज में भी किसका योगदान माना जाता है? सर एटम की खोज में भी एक योगदान माना जाता है, किसका? रदरफोर्ड का। एक महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? र से आता है रदरफोर्ड का। तो सर रदरफोर्ड का भी एक क्या माना जाता है? योगदान माना जाता है। लेकिन एक और विशेष योगदान है कि जो शब्द, जो परमाणु शब्द जो है,
वो परमाणु जो वर्ड दिया गया था, जो परमाणु जो एटम जो वर्ड है, ये एटम नाम का जो वर्ड है ना, वो दिया था किसने? डाल्टन ने दिया था। ये जो शब्द है वो डाल्टन ने दिया था, उसका विस्तार किया था रदरफोर्ड ने। तो एक एक किसी चीजों के ऊपर एक से ज्यादा साइंटिस्टों का क्या होता है? अधिकार होता है, क्योंकि ठीक है, कोई उसके नाम को देता है, कोई उसके ठीक है विस्तारवाद को बताता है कि भैया उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो बहुत सारे नियम आपने देखा था, तो वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए, तो ये दोनों नाम आप जरा ध्यान दीजिएगा। नाम जो है वो डाल्टन ने दिया था, ठीक है, नाम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। तो नाम यदि पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि भैया परमाणु शब्द की खोज किसने किया, परमाणु शब्द की खोज किसने किया? परमाणु शब्द की खोज डाल्टन ने किया। बोले हाँ सर। अब परमाणु जो है वो आ जाए आपसे कि भैया हु इज डिस्कवर, ठीक है, बाय प्रोटॉन, किसने किया भाई बताओ? हु इज डिस्कवर, यदि आपसे पेपर में जाए कि भैया डिस्कवर किसने किया है उसको, तो उसको डिस्कवर में किसका नाम आएगा भाई? पेपर में आ जाए आपसे कि भैया डिस्कवर किसने किया है, हु इज डिस्कवर दी, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन यदि आपसे जाए, हु इज डिस्कवर दी, ठीक है, एटम, तो एटम को किसने डिस्कवर किया है, ये यदि क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो फिर किसका नाम आएगा? यदि नाम में दिया जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो सिर्फ फिर आ जाएगा हमारा रदरफोर्ड। फिर क्या जाएगा? हमारा रदरफोर्ड आ जाएगा। चलिए, ना से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन पढ़ा जरूर है आप लोगों ने न्यूट्रॉन? बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। अब ये न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया जी? न्यूट्रॉन जो शब्द है इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ होगा। न्यूट्रॉन के बारे में किसने बताया था? चा से किसका नाम आ जाएगा न्यूट्रॉन में? चा से आ जाएगा नाम चैडविक का। ओके, बहुत बढ़िया। चा से उसका क्या नाम आ जाएगा सर? चा से नाम आ जाएगा उसके चैडविक का। बोले हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। चैडविक नाम के ही साइंटिस्ट ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये हमसे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, एक और रह गया अणु। अणु का नाम किसने दिया था? अणु शब्द की खोज किसने किया था? अणु के बारे में भी मैंने आपको बताया यहां पर। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, ये हो गया आपका क्या? एटम। एक और बचा है आपका मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु के नाम से जानते हैं। अणु मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल के बारे में किसने बताया था? ये भी आप लोगों को पता होगा, पढ़ा है आप लोगों ने। डाल्टन ने नहीं बताया था बेटा, डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, एटम के बारे में बताया था, मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी बताया था डाल्टन ने। इसके बारे में किसने बताया था? एवोगैड्रो ने। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा स्टूडेंट्स तो इसके बारे में किसने बताया था? एवोगैड्रोस ने बताया था। एवोगैड्रोस का जो नियम है, ठीक है, वो हमारा क्या था? अणुओं के ऊपर भी दिया गया था। तो अणु की खोज एवोगैड्रो ने की। नाम याद रखिएगा, एवोगैड्रो या आवोगाद्रो लिखते हैं। आवोगाद्रो भी लिखा जाता है, ऐसा भी लिखा जाता है, कुछ लोग इसको एवोगैड्रो के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी आपको याद रखना उस तरीके से आप नाम को याद रखिएगा। इसकी खोज एवोगैड्रो के द्वारा की गई थी। ये क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूं, ठीक है, हमसे जो पेपर में और भी क्वेश्चन यहां से जो बनते हैं उन क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आप क्वेश्चन करते हैं या नहीं कर पाते हैं सॉल्व। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन शायद बनना चाहिए आपसे। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ CO इन CO2 जी? यह हमसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? CO, ठीक है, CO2 में, ठीक है, CO का, CO2 में CO का, C रेशो O का अनुपात होगा, का अनुपात होगा।
ये पूछा गया था हमसे। ऑप्शन है 1:2, 3:7, 8:4, डी 2:4, या कोई और भी यदि आपको आंसर समझ में आ रहा था आप वो भी दे सकते हैं। किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? जी बताइए। 3:8 होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक ने कहा है सर 2:1 होगा, एक 2:1 के साथ जाना चाह रहा है। 3:8, ओके 3:8 होगा। और किसके साथ जाना चाहते हैं आप? बस चलिए चेक कर लेते हैं भाई, चेक करते हैं, देखते हैं कि जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्या ये सही होंगे या नहीं होंगे। तो सर यहां कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है? 16 होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु भार। तो सर भार से ही कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट 16। चलो कार्बन का वेट 12, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 32 होता है। बोले यस बिल्कुल सर ठीक है। कार्बन से कार्बन कटा, क्योंकि मुझे कार्बन का नहीं बताना है, CO2 में क्या बताना है? CO बताना। तो C यहां भी है, C यहां भी है, मतलब O2 में O का जो रेशो चल रहा है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया गया है, उसके बाद भी आप सभी बच्चों ने क्या किए हैं? गलत आंसर दिए हैं। फिर आपने देखा होगा यहां पर यदि आप गौर करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो 16 है और यहां का जो ऑक्सीजन है वो 32 है। कार्बन यहां भी था, कार्बन यहां भी था, मतलब ये सिमिलर थे, दोनों सिमिलर थे, ये भी गया और ये भी गया। तो यहां O है, यहां पर क्या है? O2 है। तो O और O2 के बीच में जो संबंध है वो किसका है? तो सर 16:32 का है। 16 रेशो कितना है? 32 का। तो 16 एक कम 16 और 16 दूनी कितना हुआ? 32, मतलब 1 और 2 का रेशियो आया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही बैठ रहा है। अब कुछ बच्चों ने कहा कि सर ऑप्शन A B C D कुछ नहीं, उनका EFG आंसर आ रहा था और अपने ही कुछ आंसर निकाल रहे थे वो। धन्य हो आप लोग, ठीक है, जो आप ऐसे ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, बधाई के पात्र हैं आप सभी। चलिए वेरी गुड। कुछ भी चल रहा है, मतलब समझ में चीजें आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों का, ठीक है, कोई भी आंसर आ जाता है। और आंसर आया क्यों यदि ये पूछा जाएगा तो अभी आप एक भी नहीं बताएंगे कि कैसे आ गया, लेकिन आया है। चलिए अब हमसे पेपर में पूछा गया है S और O2 का जो रेशियो है वो हमें बताना है SO3 में। SO3 में हमें बताना है। ये एक और क्वेश्चन जो हमें बनना चाहिए। SO3 में S रेशो O2 का जो अनुपात है वो क्या होगा? जी अब बताइए, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आप लोग जो आंसर देंगे वही ऑप्शन बनाऊंगा मैं। चलो बताओ क्या होगा? बोलिए। सॉल्व करें, एक दूसरे को कंपेयर करें। SO2 को कंपेयर कर लो SO3 के साथ में। वन रेशो, ओके, एक बोल रहा है 1:3, एक ने कहा है 3:2, चलो एक कह रहा है 2:3। जी आंसर यदि लाया आपने तो मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है। आप पढ़ते भी हैं और आप समझ रहे हैं अभी क्लास में, ठीक है, ध्यान आपका यहीं पर है। और यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप गलत आंसर दे रहे हैं। चलो एक का 1:6 आया, धन्य है आप, ठीक है।
जो 4 आंसर बता दिए, समझाने के बाद भी 4 आंसर आ रहे हैं, मतलब चलिए 1:3 के साथ जा रहे हैं, 3:2, 2:3। मैक्सिमम बच्चे जो हैं, ठीक है, वो इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और इस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मतलब 50-50 में जा रहे हैं। 50-50 में आप लोग जा रहे हैं, ये वाला भी गया, मतलब ये भी नहीं होगा बोले और ये भी नहीं होगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने कहा। अब जरा इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, मैं मेरे स्तर पे चेक करके बताता हूं। SO2 लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, SO3 लिखा हुआ है। एस का कितना होता है सर, एस का एटॉमिक नंबर होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, एक का होता है 16, दो के कितने हो जाएंगे सर, ये भी 32 होगा। सल्फर कितना होता है सर, 32, एक का होता है 16, तीन का कितना हो जाएगा सर, 16 3 48 होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है सर, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन थे तो कितना हो गया 32, एक सल्फर का 32 ही होता है तो 32 का 32 से लिखेंगे। सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, वो तीन है तो 16 तिया कितना हो गया 48। सल्फर को तो लिखना ही नहीं है, पहली बात सल्फर से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन मैं सल्फर को आपको फिर भी लिख के बता रहा हूं, क्योंकि सल्फर यहां भी है, सल्फर यहां भी है, हमें कंपेयर किसका करना, सिर्फ इन दोनों के बीच में करना है। बोले हाँ बिल्कुल करना है। तो बढ़ते क्रम में कंपेयर होता, O2 से O3 की ओर जाते हैं, O2 से कहां जाते हैं, O3 की ओर जाएंगे, तो O2 वाला पहले O3 वाला बाद में होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। पहले कौन सा आता है, O2 वाला आता है, क्योंकि बढ़ते क्रम में कंपेयर, गुणित अनुपात का मतलब क्या होता है, गुणा करोगे तो भैया 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 होगा, 4 में फिर 2 का करोगे तो 8 होगा, 8 में 2 का गुणा करोगे तो 16 होगा। तो गुणे का मतलब क्या होता है, आगे की ओर जाना कि पीछे की ओर आना, सर आगे की ओर जाना। चलो जाओ जरा आगे की ओर, क्या होगा सर, ये 32 है और ये क्या है 48 है, किसी से भाग जा रहा है क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। किससे जा रहा है, 16 से जा रहा है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 2:3 मिला क्या, चलिए 2:3 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आते हैं और आपकी तैयारी जो है वो डिपेंड करेगी कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है वो कितना चल रहा है। मतलब मेरे क्वेश्चन समझाने के बाद में आपका आंसर यदि आया है, मतलब आप ठीक है सॉल्व कर लेंगे, और नहीं आया है तो ये आप समझ गए होंगे, अब आप इसमें गलती आगे ना करें, ठीक है। अब बनना ही चाहिए, अब गलती नहीं करिएगा। चलिए एक लास्ट, एक और देते हैं फिर एक, ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या होगा। अब इसमें आप लोगों के लिए H2O का कंपैरिजन आपको करना है H2O2 के साथ में। जी क्या रेशो निकल कर आएगा, H2O2 का, H2O का H2O2 के साथ बता दो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो सर सबसे पहले क्या हुआ, यहां से H खत्म, यहां से H खत्म, छोटा कौन है O, बड़ा कौन है O2, लिख लो। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे सर, दो, 16 में 2 से गुणा हो जाएगा, 16 दूनी 32, कट रहा है क्या, 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, कितना निकल कर आया, 1:2 ही निकल कर आया। बोले हाँ बिल्कुल सर ठीक है। चलिए अब इसी में कुछ लोगों को, ठीक है, ऐसा मिल जाता है SnCl2 का जो रेशियो है वो SnCl4 से मिल जाता है, SnCl2 का SnCl4 से मिल जाता है, फिर क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो सर Sn से Sn कटा, Cl2 है, Cl4 है, Cl का कितना होता है सर, Cl का होता 35, इसका भी कितना होता है सर 35, 35 दूनी कितना हुआ सर 70 हुआ, 35 दूनी कितना हुआ सर 70 हुआ, और 35 से कितना हो गया सर 140 हो गया, 70 से कट रहा, 70 एक कम 70, 70 दूनी 140, फिर भी 1:2 आया। तो आपको ये कंपैरिजन करना बनना चाहिए, गलत बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई भी बच्चा भाई।
अच्छे से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, जो हमसे पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारा, H2O and H2O2 have different chemical properties. This is an example of the law of, मतलब वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है आप लोगों से। क्या कहना चाह रहा है कि H2O2 और ठीक H2 और H2O2, ठीक है, दोनों अलग अलग रासायनिक, दोनों अलग अलग क्या है, रासायनिक क्रिया है, दोनों रासायनिक क्रिया है, तो यह उदाहरण होगा। किस चीज का उदाहरण माना जाएगा, ये आपको बताना होगा। सर ये उदाहरण है, अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी किसका है, पेपर में आप लोगों को पहचान करना पड़ेगा। क्या जो एग्जाम्पल है ये कंजर्वेशन का है, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये, या ये हमारा मोशन का है, क्या ये गति का नियम है, क्या ये जो नियम है वो एटॉमिक मास का है, मतलब परमाणु भार का है, या ऑप्शन नंबर डी ये जो है ये आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। किसका है स्टूडेंट्स जी? तो सर H2 यहां भी है, H2 यहां भी है, इसका कंपेयर करेंगे तो ये उससे क्या हो रहा है, गुणे में आ रहा है। तो सर यदि कोई चीज गुणे में यदि आ रही है तो समझ जाएंगे कि क्या है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, गुणित अनुपात का नियम माना जाएगा। किसका नियम होगा, गुणित अनुपात का नियम होगा। तो आई होप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चों से बनना चाहिए। गुणित अनुपात का ही नियम है, ये जो क्वेश्चन आपने देखा ये किसका है, गुणित अनुपात का नियम है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।